ओके तो हम पढ़ रहे हैं एटॉम्स एंड न्यूक्लियर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मास एनर्जी इक्विवेलेंस एंड मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस। ऑलराइट, तो मास एनर्जी इक्विवेलेंस और जो हमारे पास है मास डिफेक्ट। मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो है एक रिलेशन है जो आइंस्टाइन ने बताई थी बिटवीन एनर्जी एंड मास, एनर्जी और मास के बीच में। बेसिकली पहले कॉन्सेप्ट क्या था कि ये एनर्जी एंड मास जो है ये डिफरेंट एंटिटीज हैं। ओके, एक मैटर है दुनिया में और एक है एनर्जी। ऑलराइट, मैटर के क्या क्या फॉर्म्स है वो अलग बात है, तो ये अलग अलग एंटिटीज कंसिडर किए जाते हैं। बट आइंस्टाइन ने है उसने ये बताया कि बेसिकली ये मास और एनर्जी जो है ये अलग एंटिटीज नहीं है, दे आर अ सिंगल एंटिटी एग्जिस्टिंग इन डिफरेंट फॉर्म्स। दिस मास इज एनर्जी और against energy but they are one and the same thing. And if they are one and the same thing, if they are the different forms of the same thing, then then we can interconvert मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में एंड एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मास में। ऑलराइट, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड उसने दी थी एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, जो बेसिकली 11th में जिसकी डेरिवेशन है। बट 12th में हमारे पास कॉन्सेप्ट इसका सिंपल ये है कि हमारे पास एनर्जी ई जो है वो मास के साथ कैसे रिलेटेड है बाय दिस इक्वेशन mc², और अगर हम प्रिसाइजली बोलेंगे हम बोलते हैं डेल्टा mc²। ऑलराइट, ई दैट इज एनर्जी, सी इज स्पीड ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और ये डेल्टा एम जो है ये होता है मास डिफेक्ट या चेंज इन मास, मास डिफेक्ट या चेंज इन मास कितना होता है। ऑलराइट, तो इसने कहा था कि जहाँ पे अगर किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस में अगर आप देखेंगे जो जहाँ पे मास जो है वो गायब हो जाता है, ये नहीं कि देखो अगर आप केमिकल रिएक्शन देखोगे, केमिकल रिएक्शन में अगर हम क्या करेंगे कार्बन को ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। ऑलराइट, यहाँ पे मास बराबर होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है मास यहाँ पे दोनों का सेम होता है, यहाँ पे एनर्जी निकल जाती है। दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरचेंज इन द बॉन्ड्स में जो है चेंज हो जाता है, तो उनका अलाइनमेंट ही चेंज हो जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का अलाइनमेंट ही चेंज हो जाता है जिससे डिफरेंट बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ तो रीअरेंजमेंट ऑफ जो बॉन्ड्स होता है इलेक्ट्रॉन्स होता है उसकी वजह से एनर्जी निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट या किसी और फॉर्म में, लाइट फॉर्म में निकल सकती है कभी। ओके, तो यहाँ पे मास डिफेक्ट नहीं होता है, जितना कार्बन का जो कांस्टेंट मास है, ऑक्सीजन का मास है वो देखोगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मास देखोगे, ये और ये एग्जैक्टली सेम है, देयर इज नो चेंज इन मास। ऑलराइट, अब न्यूक्लियर रिएक्शंस अगर आप देखोगे, न्यूक्लियर रिएक्शंस में मास कंप्लीटली गायब ही हो जाता है। तो आइंस्टाइन ने कहा कि वो मास गायब नहीं होता है, जितना मास किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको लगेगा कि खो जाता है, दिखता ही नहीं है किसी फॉर्म में, वो मास कन्वर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय दिस इक्वेशन दैट इज इक्वल टू E into m इक्वल टू डेल्टा mc²। और इसने ये कहा कि हमारे पास मान लो एक पैरेंटल न्यूक्लियर है, हमारे पास है पैरेंटल न्यूक्लियस है, पैरेंटल न्यूक्लियस मास जो है वो अगर हमारे पास है m, तो हमेशा ये ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर हम किसी भी, और इसके कॉन्स्टेंट्स जो है, इसके कॉन्स्टेंट्स क्या है, प्रोटॉन्स a जो है, a मान लो इसका मास नंबर है, पहले ये देखेंगे मास नंबर, z इसका क्या है एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर है, इसके साथ हम ये दिखाएंगे mp जो है ये मान लो मास ऑफ प्रोटॉन है। ओके, इसके साथ अगर हम देखेंगे n जो है ये है हमारे पास मास ऑफ न्यूट्रॉन। ऑलराइट, तो ये हमारे पास डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स है इस न्यूक्लियस के। तो अगर हम देखेंगे और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस ये दिखाती है कि दैट मास ऑफ जो है पेरेंट न्यूक्लियस जो है, पेरेंट न्यूक्लियस is always less than the mass of its constituents, the mass of its constituents, the total mass, than the total mass of its constituent particles. Okay, तो वो जो डिफरेंस ऑफ मासेस है, and that difference of mass is called as, and that difference of masses is called as, difference of masses is called as, उसको हम बोलते हैं क्या, मास डिफेक्ट, उसको हम बोलते हैं मास डिफेक्ट।
तो अगर हम देखेंगे ये मास डिफेक्ट डेल्टा एम बेसिकली किसके बराबर है, ये मास ऑफ द टोटल मास ऑफ द कांस्टिट्यूएंट्स माइनस मास ऑफ द पैरेंट न्यूक्लियस। तो मास ऑफ कांस्टिट्यूएंट्स कितना है, ए है मास नंबर, सॉरी पहले ये देखेंगे, जी है एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये आ गया टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं, ए माइनस जी, और उनका मास कितना है, एम एन, ये आ गया मास ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स का टोटल मास, न्यूट्रॉन्स का टोटल मास, ये आ गया टोटल मास ऑफ द कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स माइनस mass of the parent nucleus, that is equal to the delta m, that is mass defect. All right, so if there is this amount of mass defect, then how much energy will be released when this mass is lost, then that is delta m c square. So you get it is z mp plus a minus z into mn minus mass of the nuclei into z square. So this amount of energy comes out in the form of different रेडिएशन जो आ जाती है। तो ये एनर्जी जो है किस फॉर्म में निकल सकती है जो आपको रिक्वायरमेंट होती है, तो दैट इज द एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन सम अमाउंट ऑफ मास इज लॉस्ट। और ये मास डिफेक्ट जो है इट रिलीज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर आप देखोगे, सपोज कर लो किसी न्यूक्लियर प्रोसेस में डेल्टा एम जो है मास डिफेक्ट जो है लेट से वो है कितना 10 पावर माइनस 3 ग्राम, इतना छोटा सा, 1 ग्राम का भी 1000वां हिस्सा, तो ये मतलब 10 पावर माइनस 6 kg, इतना छोटा सा हिस्सा माइक्रोग्राम्स के बराबर है। तो एनर्जी जो है वो निकलेगी डेल्टा एम सी स्क्वायर, दैट इज 10 पावर माइनस 6, सी का वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10 पावर 8 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 9, 10 पावर 8 का स्क्वायर 16 इंटू 10 पावर 6, तो ये माइनस हो जाएगा, ये बनेगा 9 इंटू 10 पावर 10 जूल। ओके, तो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा 90 ट्रिलियन जूल्स बन जाएंगे। ये इतनी एनर्जी निकलेगी अगर इतना सा मास डिफेक्ट भी हो जाएगा, 10 पावर माइनस 3 ग्राम का मास डिफेक्ट भी हो जाएगा। सो दिस रिलीज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऑलराइट, तो यही एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, जो हमारे पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है या न्यूक्लियर रिएक्टर्स है या न्यूक्लियर वेपन्स है, उनमें यही एनर्जी, यही इक्वल रिलेशन की वजह से जो है हम एक्सप्लेन करते हैं कि इतनी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसे निकलती है। ओके, एक छोटा सा अगर हम देखेंगे एटॉमिक बॉम्ब, जिसका जो मटेरियल होगा है, फ्यूल जो होता है 1 kg फ्यूल होता है, वो बड़ी सिटीज को जो है तबाह कर सकता है फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। ऑलराइट, जेनेटिक म्यूटेशंस एंड ऑल दैट, इतने डिजास्टर्स क्रिएट कर सकता है। तो बिकॉज दिस टाइनी अमाउंट ऑफ मटेरियल लॉस्ट जनरेट्स दिस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। Just imagine if it is 1 kg or something, it will be more than 10,000 times greater than this value. So this huge amount of energy is released when nuclear reactions and nuclear processes take place. All right? तो nuclear processes जो है वो हम आगे देखेंगे, fission, fusion वगैरह जो है वो हम आगे देखेंगे। So that's all about किसके बारे में, mass defect and mass energy equivalence के बारे में। इसी के साथ हमारे पास है और एक छोटी सी टर्म है जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ओके, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी अगर आप देखोगे, हमारे पास जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कांस्टेंट पार्टिकल्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स। ऑलराइट, अच्छा, अब अगर हम देखेंगे कि जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, प्रोटॉन्स का नंबर इंक्रीज होता है, साथ साथ में न्यूट्रॉन्स का नंबर भी इंक्रीज हो जाता है, यही होता है। हमें नहीं पता कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं ऐसे रैंडमली बना रहा हूँ, कोई भी जैव न्यूक्लियस बन रहा है। अब क्या हो रहा है, जैसे मान लो अगर अभी हमारे पास प्रोटियम है, दैट इज हाइड्रोजन का फर्स्ट आइसोटोप, तो उसमें एक प्रोटॉन, तो ये अकेला है, इसका किसी के साथ रिपल्शन है नहीं, तो अकेला है। बट जैसे ही प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ रहा है तो इनके बीच में रिपल्शन बढ़ रहे हैं। ओके, अब रिपल्शन बढ़ रहे हैं तो टेक्निकली क्या होना चाहिए, ये न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होना चाहिए था, बट ये स्टेबल है क्योंकि इनके बीच में ये खाली और खाली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो नेचर में जो फोर्सेस आपको पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जो नेचर में आपको बेसिक फोर्सेस 4 पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, फिर थे हमारे पास न्यूक्लियर फोर्सेस में 2 टाइप, एक था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरैक्शंस और वीक न्यूक्लियर इंटरैक्शंस। ऑलराइट, तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरैक्शंस है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरैक्शंस जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, हाईली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, बट वेरी शॉर्ट रेंज के। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस इन न्यूक्लियॉन्स को, अगर आप इनके बारे में थोड़ा सा फिर बताएंगे बाइंडिंग एनर्जी। अगर हम देखेंगे ये न्यूक्लियर फोर्सेस जो है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो हमारे पास है,
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है ये होते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर शॉर्ट रेंज, वेरी स्ट्रॉन्ग बट फॉर वेरी शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज। कौन सा रेंज होता है इनका? 10⁻⁻15 मीटर का रेंज होता है, दैट इज न्यूक्लियर साइंस का रेंज होता है। ऑलराइट, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्गर देन दीस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। तो यही न्यूक्लियर फोर्सेस जो है इनको बाइंड करके रखते हैं। ओके, तो ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं दे आर सेम इररेस्पेक्टिव ऑफ किसके? इररेस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन। चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन मतलब क्या है इसका? कि एक प्रोटॉन के बीच में भी वही न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी वही लगेगा, एक न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा। इट इज नॉट अ रेसिस्ट। ओके, ये जो है किसी भी चार्ज के बीच में, किसी भी चार्ज, अनचार्ज, न्यूट्रल जो भी है, चार्ज अनचार्ज, चार्ज अनचार्ज न्यूक्लियॉन्स के बीच में सेम लगता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑफ न्यूक्लियॉन। ओके, तो इसके बारे में और डिटेल्स हम ऐड करते जाएंगे। तो ये बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली क्या है? क्योंकि यही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है ये क्या करते हैं, ये इन न्यूक्लियॉन्स को, न्यूक्लियॉन्स मींस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को, इनको एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखते हैं। ओके, अब अगर कोई चीज मान लो दो मैग्नेट से उनका नॉर्थ और साउथ को चिपका हुआ है, कितनी एनर्जी चाहिए आपको? जितनी उन्होंने आपस में वर्क करके रखा है, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करके रखी है, एक दूसरे को चिपका के रखा हुआ है, लेट्स से 10 जूल एनर्जी खर्च करी उन्होंने, तो आपको उनको अलग करने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए? 10 जूल। तो अगर आप बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन करोगे तो हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं क्या? कि दो तरीकों से, एक बोलते हैं कि द एनर्जी with which the nucleons are bound together is called as binding energy, or the energy required to separate two nucleons to infinite distance, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी अगर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी जो है, बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे ये क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटेग्रेट, यहां हम बोलेंगे सेपरेट करेंगे टू, और या न्यूक्लियॉन, सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स ऑफ अ न्यूक्लियस टू इनफिनाइट डिस्टेंस। इनफिनाइट डिस्टेंस मतलब क्या हो गया? कि जहां पे उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं रहे। मतलब एक न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी आपको, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या इनडायरेक्टली कितनी एनर्जी होती है जिससे ये बाउंड होते हैं न्यूक्लियॉन्स? एनर्जी विद विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड, विद विच न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड टुगेदर, आर बाउंड, या बाइंडिंग वही है, बाउंड टुगेदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। देन देयर इज अनदर टर्म जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, वो हम आगे देखेंगे वो क्या चीज है। ओके, सो दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। और ये बाइंडिंग एनर्जी जो है ये कितनी होती है? जितना ये इसका जो अगर आप देखोगे इसका जो ऐसा यूनिट अगर हम यूनिट जो हम यूज करते हैं इसके मेजरमेंट के लिए, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक कितना होता है? 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर। अगर ज्यादा वैल्यू है तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हैं, यहाँ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख सकते हो आप। ऑलराइट, तो दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी एक टर्म है जिसमें हम क्या फाइंड करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी का वैल्यू पर न्यूक्लियन, पर न्यूट्रॉन या पर प्रोटॉन इसका वैल्यू कितना आता है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस इसके साथ है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में और एक चीज ये है कि इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में ऐड करेंगे। पहले हम बाइंडिंग एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर अगर आप देखोगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर मतलब क्या हो गया कि अगर आपके पास कोई न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन को सेपरेट करने के लिए हाउ मच एनर्जी यू विल यू आर सपोज्ड टू सप्लाई या कंज्यूम या यूज, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड
energy required to separate a unit nucleon, a single nucleon from the nucleus, from the parent nucleus. उस पैरेंट न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन को क्या करना, सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और अगर आप ग्राफिकली देखना चाहोगे ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर जो है ये कैसे चेंज हो जाती है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाता है, ऑलराइट, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाता है इसका, ओके। तो डिफरेंट एटम्स के लिए डिफरेंट वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास है एटॉमिक मास के साथ हम प्लॉट करेंगे इसको, ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ऑलराइट, ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में हमने मेजर करके रखी हुई है, ऑलराइट, और ये है हमारे पास सॉरी नॉट एटॉमिक मास, मास नंबर, सॉरी इट्स मास नंबर, ऑलराइट। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन के बाद हमारे पास क्या है, कौन सा वाला, 1 2 ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास सबसे हाईएस्ट जो एनर्जी होती है, सॉरी इसको तो इस ग्राफ को थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये है ऐसा, जो हमारे पास टॉप पे आता है, कौन सा न्यूक्लियस आता है हमारे पास टॉप पे, उस जिसके पास सबसे हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो है हमारे पास कौन सा, ऑलराइट, जो हमारे पास टॉप पे आता है वो कौन सा है हमारे पास, आयरन। आयरन जो है इसकी जो है बाइंडिंग एनर्जी सबसे स्ट्रांग होती है, सबसे ज्यादा होती है, ओके, ये थोड़ा सा फ्लैट है यहाँ से। और यहाँ पे हमारे पास है कौन सा, यूरेनियम, यूरेनियम जो हमारे पास रेडियो एक्टिव है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सो फोर्थ, डिफरेंट एटम्स के लिए जो है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। और अगर हम देखेंगे इस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पर आयरन कितनी है, इट इज अराउंड 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी है, 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम देखेंगे और हाइड्रोजन के लिए अगर हम देखेंगे, हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम आइसोटोप है उसके लिए इट इज अराउंड 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। और अगर हम देखेंगे यूरेनियम के लिए इट इज अराउंड 7 और 6 के बीच में ये लाई करता है, ये इट्स अराउंड 7 के अराउंड 7 और 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में इसकी जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लाई करती है। मतलब क्या है इसका, कि अगर आप ये आयरन देखोगे, आयरन के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स है न्यूक्लियस के, आपको न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उनको एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन को यहां से अलग करने के लिए कितनी एनर्जी आपको लगेगी, इट इज 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक न्यूक्लियन को सेपरेट करने के लिए। दैट इज द बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ। किसके लिए, डिफरेंट एटम्स के लिए ऐसे बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ बन जाएगा, ओके। तो अगर आप देखोगे जो हमारे पास स्मॉल एटम्स हैं जो जिनका लाइटर मास है, उनके लिए क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन द मास नंबर, ओके। जैसे ही हमारे पास जो है एटॉमिक नंबर 28 से बढ़ जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद अगर आप देखोगे बाइंडिंग एनर्जी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है डिक्रीज, बिकॉज ऑफ वन थिंग, वो ये है रीजन इसका ये कि अगर आप देखोगे बाइंडिंग एनर्जी जो है वो डिक्रीज क्यों हो जाती है, वो इसलिए हो जाती है डिक्रीज बिकॉज जैसे ही क्या होता है एटॉमिक नंबर 28 के बाद, जैसे ही मास नंबर 28 के बाद बढ़ जाता है, हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज। व्हाई डिक्रीजेस, बिकॉज इसके लिए एक प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर फोर्सेस की। न्यूक्लियर फोर्सेस जो है अगर आप देखोगे, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जिनकी हम बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस ये हाईली अट्रैक्टिव भी होते हैं और हाईली अट्रैक्टिव भी होते हैं और हाईली रिपल्सिव भी होते हैं। वो हम बाद में ग्राफ से बताएंगे, फिलहाल अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा समझ लो आप, ये आपके पास है कोई न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में अभी मान लो एक प्रोटॉन है तो कोई रिपल्शन कोई अट्रैक्शन नहीं, जैसा है वैसा है, ओके, फ्री। सेकंड, जैसे ही मैं एक प्रोटॉन का नंबर बढ़ा रहा हूं, न्यूट्रॉन्स का नंबर भी बढ़ रहा है, तो रिपल्शन तो होगी, बट इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन, वो ज्यादा है। अब क्या हो रहा है, जैसे ही मैं इसकी डेंसिटी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स जो है इसमें बढ़ा रहा हूं, तो क्या हो रहा है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर बढ़ा रहा हूं, क्या हो रहा है, क्राउडिंग ज्यादा हो रही है। क्राउडिंग से क्या होगा, इनके बीच में स्पेस जो है कम हो जाती है
और न्यूक्लियर फोर्स की एक प्रॉपर्टी है, जैसे ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएगी ये हाईली रिपल्सिव बन जाते हैं, तो इनमें डिस्टर्बेंस ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये अनस्टेबल हो जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो आप थोड़ी सी एनर्जी सप्लाई करोगे, न्यूक्लियॉन्स इससे बाहर आ जाते हैं। स्मॉल एटम्स के लिए क्या होता है, इतनी क्राउडिंग नहीं है, क्राउडिंग कम होने की वजह से क्या हो जाता है, इनके बीच में जो है वो टेंशन कम है, तो आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी उनको क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। ओके, तो इस तरह से ये बाइंडिंग एनर्जी जो है ये क्या होता है, ये फॉर एटॉमिक नंबर मास नंबर लेस देन 28 ये जो है काफी हाई वैल्यू होता है इसका, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है। ऑलराइट, अच्छा, सबसे ज्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी है वो किसकी है, दैट इज फॉर आयरन के लिए है। ओके, तो इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी जो है ये हमें ये दिखाता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कर्व जो आपने बनाया है, ये इसके इंपॉर्टेंस ये कि हमें बताता है कि कौन सा न्यूक्लियर ज्यादा स्टेबल है और कौन सा न्यूक्लियर कम स्टेबल है। ओके, अगर ये ग्राफ के बारे में और डिटेल्स आप पढ़ना चाहोगे, आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे पूरे डिटेल में बनी हुई है, आप वो रेफर कर सकते हो। तो ये है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर, और थोड़ा सा हमने ग्राफिकली देखा था कौन सा न्यूक्लियर कैसा होता है, सबसे ज्यादा, कम, और ये जो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर है उनके लिए क्या होता है। ये जो ग्राफ डिक्रीज हो रही थी दैट इज फॉर रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर। अच्छा, बैक टू दीज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। इन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, देखो ये एक ऐसे फोर्स है जिनके लिए अभी तक कोई लॉ नहीं है, कोई इक्वेशन नहीं है। लाइक आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए F इक्वल Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, ग्रेविटेशन के लिए G M1 M2 अपॉन r स्क्वायर है, मैग्नेटिक के लिए अपनी इक्वेशन है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए कोई भी इक्वेशन नहीं है। अगर आप बनाना चाहोगे तो बना लो, देन यू विल डेफिनेटली गेट अ नोबेल प्राइज। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करोगे विद डिस्टेंस, तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ जो है इसका वेरिएशन हम ऐसे देखते हैं। ओके, तो ये ग्राफ जो है ये 1.2 फर्मी ग्राफ है। फर्मी मींस 10 पावर -15 मीटर को हम फर्मी बोलते हैं शॉर्ट में। ओके, तो 1.2 फर्मी से ज्यादा डिस्टेंस रखोगे दो न्यूक्लियॉन से, जैसे आप डिस्टेंस कम कर रहे हो तो क्या हो रहा है। ओके, अगर आपने रखा हुआ है इनको 1.2, दो न्यूक्लियॉन से एक न्यूक्लियॉन इनके बीच में डिस्टेंस 1.2 फर्मी से ज्यादा है, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी को कुछ होता ही नहीं है, मतलब इनके बीच में कोई इंटरेक्शन है ही नहीं, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ओके, ग्रेविटेशन हो सकता है, अगर इनके बीच में चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, मगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जैसी है वैसी है, उधर वैसी रहती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही, देयर इज नो इंटरेक्शन। ऑलराइट, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तभी चेंज हो जाती है जब एक दूसरे के फील्ड में आते हैं। ओके, अब जैसी 1.2 फर्मी पे आपने लाया इनको नजदीक, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखो नेगेटिव साइड में ग्राफ है। ये डिक्रीज होने का मतलब क्या हो रहा है कि दे गेन स्टेबिलिटी, जैसे वो नजदीक आ रहे हैं स्टेबल बन जाते हैं। एनर्जी नेगेटिव होती है उनकी, वो नेगेटिव आ जाती है। एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आप कहां पहुंच जाते हैं, इसका वैल्यू अगर आप देखोगे 1 फर्मी पे या 0.41 फर्मी पे, अगर आप देखोगे 1 फर्मी, बेसिकली अगर आप एग्जैक्ट डेटा देखोगे ये 0.6 फर्मी से लेके 0.4 फर्मी तक। चलो हम फिलहाल 1 फर्मी की बात करेंगे। 1 फर्मी पे अगर आप देखोगे तो ये जो फोर्सेस है सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसके अराउंड है, तो ये जो फोर्सेस सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हाईली नेगेटिव है। ओके, अब अगर आपने 1 फर्मी से कम कर दिया, लेट्स से 0.6 फर्मी रख दिया, तो ये 1 फर्मी से जैसे ही आप डिस्टेंस कम करोगे, आप पोटेंशियल एनर्जी का जो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा था, अभी वो नेगेटिव वैल्यू कम हो रहा है। नेगेटिव वैल्यू कम होने का मतलब पॉजिटिवली इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपने इनको 0.4 फर्मी पे लाया है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.1 फर्मी पे लाया है, उसके बाद क्या हो जाता है, ये अब्रप्टली इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। मतलब अभी तक अगर ये स्टेबलाइज हो रहे हैं, अब अनस्टेबल हो रहे हैं, अभी तक पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है अट्रैक्शन में, हाई हो जाती है रिपल्शन में, तो अगर ये अब्रप्टली बहुत हाईली पॉजिटिव हो जाती है तो हम बोलते हैं कि ये फोर्सेस बन जाते हैं हाईली रिपल्सिव फोर्सेस। तो जैसे ही आप डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम करोगे, बहुत कम करोगे, तो ये फोर्स जो है हाईली रिपल्सिव बन जाते हैं। और यही वजह है जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हायर न्यूक्लियस जो है, हायर न्यूक्लियस वो रिड्यूस हो जाती है। उनमें क्या होता है, जैसे ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का वैल्यू, प्रोटॉन्स का वैल्यू बढ़ जाता है, तो उनमें डिस्टेंसेस रिड्यूस हो जाती है।
डिस्टेंस रिड्यूस होने की वजह से ये न्यूक्लियर फोर्सेस जो है, एक तो उनके बीच में मान लो प्रोटॉन और प्रोटॉन है, उनके बीच में रिपल्शन तो हो ही रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, ग्रेविटेशन वाला वो नेग्लिजिबली स्मॉल है। अब ये डिस्टेंस इतनी कम हो गई कि अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर जो इनको अभी तक बाउंड करके रखा था, अब ये भी रिपल्सिव हो गया, तो अब इनको थोड़ी सी अब डिस्टर्बेंस हो गई, डिसइंटीग्रेट होके पार्टिकल्स एमिट करते हैं, जिसको हम रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ओके, तो वो रेडियो एक्टिविटी जो है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल्ड लेक्चर। दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आज हमने बात करी है किसकी, एक मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास इफेक्ट की, बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूक्लियॉन, उसका थोड़ा सा ग्राफिकल रिलेशन देखा हमने, और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के कुछ प्रॉपर्टीज, लाइक ये इंडिपेंडेंट होता है चार्ज ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। ओके, ये हाईली अट्रैक्टिव होता है फॉर सम डिस्टेंस बिटवीन 1.2 टू 1 फर्मी, लेसर देन 1.1 फर्मी ये जो है रिपल्सिव हो जाता है, और एट 0.4 फर्मी इट बिकम्स हाईली रिपल्सिव। ऑलराइट, तो ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है। और ये जो ग्राफ है ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व ग्राफ है, इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है। अगर इस ग्राफ का कोई इक्वेशन बना सकते हो तो देन ट्राई कर लो, नोबेल प्राइज आपको मिल जाएगा पक्का। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।